मेरे और आरफा के निकाह से एक दिन पहले सर्दी और धुंध बहुत थी। इशा की नमाज के बाद हम सब घरवाले अम्मी अबू के कमरे में हीटर लगाकर बैठे हुए थे। आली ने पहले तहरीन को मेहंदी लगाई। उस वक्त वो हरीन को मेहंदी लगा रही थी। अम्मी, अबू और नानी कश्मीरी चाय के मजे लूट रहे थे। मैं अपनी सोचों में गुमसम बैठा हुआ था। घर के बैरूनी दरवाजे को किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अब्बू ने मुझे आंख से इशारा किया। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो सामने कुलसूम बाजी खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। तुमने और आरफा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया महरोज, कुलसूम बाजी ने मुझे कंधे पर धक्का मारते हुए कहा और खुद अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ चल दी। मैंने दरवाजे की कंडी लगाई और उनके पीछे हो लिया। चाचा जी, मुझे बर्बाद होने से बचा लें। अब्बू तो मेरी बात सुन नहीं रहे। कुलसूम बाजी अब्बू के सामने हाथ जोड़कर मुनाजात कर रही थी। अब्बू ने कुलसूम बाजी को अपने कदमों से उठाकर अपने सामने बिठा लिया। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही, अब्बू ने बड़ी शफकत से पूछा। चाचा जी, मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि अगर आरफा और महरोज का निकाह हो गया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। मेरे अम्मी अब्बू कहने लगे तलाक होने ही दो, इट्स रोज की बकबक से तो जान छूटेगी। मैं तलाक नहीं चाहती। उन्होंने मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लिए हैं। चाचा जी, आपको अल्लाह का वास्ता मेरा घर बर्बाद होने से बचा लें। मगर ये रिश्ता तो तनवीर ने खुद तोड़ा था, अब्बू ने तशवीश के आलम में कहा। कुलसूम बाजी दांत पाइसते हुए कहने लगी, अब भी तनवीर को ही मौत पड़ी है। कहता है आरफा मेरी बचपन की मंगेतर है, वो कैसे महरोज की बीवी बन सकती है। चाचा जी, कुछ करे ना, इसमें मेरा क्या कसूर है, शबीर क्या कहता है, अम्मी ने जल्दी से पूछा। चाची, उसने क्या कहना है, वो भी अपने घरवालों की जबान बोल रहा है। कहता है आरफा हमारी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। जो इज्जत थी उसे तो घर से निकाल दिया, अब किस इज्जत की बात करते हैं, नानी ने अफसुर्दगी में कहा। अब्बू ने मुशावरती निगाह नानी की तरफ डाली। नानी ने अब्बू को गर्दन हिलाकर तसल्ली दी और कहने लगी, बेटा तुम सब अपने कमरे में जाओ। मेरी बहनें और आली वहां से चली गईं, इधर मेरे पास आओ। नानी ने कुलसूम बाजी को बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी तरफ बुलाया। कुलसूम बाजी अबू के सामने से उठकर नानी के पास जाकर बैठ गई। नानी ने उसे प्यार किया, फिर बोले, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस जो मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। कुलसूम बाजी ने गर्दन को अस्पात में हिलाया था। ये तनवीर कैसा लड़का है, नानी ने कुलसूम बाजी से पूछा। ठीक है, कुलसूम बाजी ने हैरान होकर बताया। कोई ऐब, नानी ने फौरन अगला सवाल कर दिया। ऐब तो कोई नहीं, बस तंबाकू वाले पान खाता है, कुछ और तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, याद आया, छुट्टी वाले दिन छत पर गड्डी भी उड़ाता है। द्वाल मंडी वाला घर किसके नाम है, नानी ने अगली बात पूछ ली। खालो जी के, तनवीर के नाम पर भी कुछ है, नानी कुछ सोचते हुए बोली। हाँ, दोनों भाइयों ने चाइना स्कीम में 5-5 मरले के प्लॉट खरीद रखे हैं, कुलसूम बाजी ने फख्र से बताया। नानी कुछ सोचने लगी थीं। हम सब नानी की तरफ देख रहे थे। कुलसूम बाजी की आवाज ने खामोशी के सिलसिले को तोड़ा था। बीबी जी, सबसे बड़ी खामी तो मैं बताना भूल ही गई। हम सब की तवज्जो फौरन ही कुलसूम बाजी की तरफ गई। कुलसूम बाजी बड़ी फिक्रमंदी से बताने लगी। बीबी जी, तनवीर लाई लग बहुत है। अम्मी अब्बू तो कुलसूम बाजी की बेवकूफ़ी पर हंस पड़े। मैं भी हल्का सा मुस्कुराया था, मगर नानी संजीदा ही रहीं। चलो उठो, नानी अपनी जगह से उठ पड़ी। कहाँ, अम्मी ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे जीठ के घर। नानी अम्मी अब्बू और कुलसूम बाजी को लेकर ताया के घर चली गईं। मैं बैरूनी दरवाजा बंद करने के बाद सहन से अपने कमरे में जाने लगा था कि आली मेरी बहनों के कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगी थीं। हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। मैंने कहा, था ना? आली फातेहाना मुस्कुराहट के साथ बोली। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। आधा काम हो गया है, आली ये इत्ला देकर सीढ़ियां चढ़ गईं। मैं पहले ही परेशान था, ऊपर से आली के जुमले ने मुझे और परेशान कर दिया।
रात गुजरती जा रही थी और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। रात गए, अम्मी, अब्बू और नानी वापस लौटे थे। अम्मी अब्बू तो आते ही अपने कमरे में चले गए। मैंने नानी से पूछना चाहा कि ताया के घर पर क्या बात हुई है, तो नानी ने सिर्फ इतना कहा, अभी सो जाओ, सुबह बताऊंगी। नानी ये बोलकर हरीम और तहरीम के कमरे में चली गईं। नींद किस काफिर को आ रही थी, वो रात मैंने आंखों ही आंखों में काटी। आज सोचता हूँ कि उस रात मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। सानिया की शादी होने वाली थी और बिस्मा का निकाह हो चुका था। आरफा से मैं शादी नहीं करना चाहता था, वही तो होने जा रहा था। मैं फिर भी परेशान था। दिल की अदली बदली उस वक्त भी मेरी समझ से बाहर थी और आज भी ये मुअम्मा ही है। अगली सुबह अब्बू सवेरे ही सवेरे ताया जी के घर चले गए थे। अम्मी नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गईं। मैंने ये देखा तो फिर से अपने कमरे में रजाई ओढ़ कर लेट गया। थोड़ी देर बाद नानी मेरे कमरे में आईं। अब तक सो रहे हो महरूज बेटा? मैं उठकर बैठ गया। नानी मेरे पास मेरे बिस्तर पर बैठ गईं और मेरे गल पर प्यार करते हुए कहने लगीं, महरूज, जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं, तो मेरा बच्चा दिल छोटा मत कर। मैं समझा नहीं। आज आरफा के साथ तुम्हारी जगह तनवीर का निकाह है। मैं एक लम्हे में ही जीते जागते इंसान की जगह बर्फ का पुतला बन गया। ये सच है कि मैं आरफा से निकाह नहीं करना चाहता था। ये भी सच है कि मुझे ये बात सुनकर शदीद सदमा हुआ था। ये भी हकीकत है कि खुशी और गम को मापने का आज तक कोई पैमाना नहीं बना है। अगर होता तो ये गम भी उतना ही बड़ा था जितना सानिया की मंगनी या फिर बस्मा के निकाह के वक्त मुझे मिला था। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी दौड़ छत तक। मैंने रजाई एक तरफ फेंकी और छत पर चला गया। उस दिन काफी दिनों बाद सूरत साहब ड्यूटी पर आए थे। बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी। मैं टूटी हुई कुर्सी पर मुंह बनाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरे कंधे पर किसी का हाथ आया। मैंने पलटकर देखा तो नबील खड़ा था। नबील ने खुद ही मुझे कुर्सी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बीबी जी ने मुझे सब बता दिया है, नबील ने मुझे थपकी देते हुए कहा। मेरी आंखों में नमी थी जो आंसुओं में ढलना चाहती थी और आंसू आंखों की जेल से रिहाई चाहते थे। नबील ने मेरे मुखौड़े का जायजा लेते हुए कहा, रोना मत, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। आंसू तो मैंने रोक लिए मगर दिल की बात जबान पर आ ही गई। मर्द के सीने में भी दिल होता है, उसे भी चोट लगती है। चोट लगे तो आंसू निकल ही आते हैं। अच्छा हुआ आरफा से तुम्हारी जान छूट गई। तुम कौन सा उससे शादी करना चाहते थे? सानिया बिस्मा के बाद मुझे आरफा से भी मोहब्बत हो गई थी। भाई नाश्ता? आली हाथों में ट्रे उठाए हम दोनों के पीछे खड़ी थी। तुम कब आई? नबील ने आली से पूछा। जब आपने कहा था बीबी जी ने मुझे सब बता दिया है। आली ने नाश्ते वाली ट्रे मेज पर रखते हुए जवाब दिया और मजीद कुछ कहे वहां से चली गई। जुमा की रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, आज आरफा भी तनवीर की हो गई और मैं? नानी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने आंखें मूंद ली। खाली आंखें बंद करने से नींद नहीं आती महरोज बेटा, नानी ने कुर्सी को मेरे पलंग की तरफ घसीटते हुआ कहा था। नानी कुर्सी पर बैठ गई। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। उससे मिलती जुलती लाइंस में 2 दफा पहले भी नानी के मुंह से सुन चुका था। मैंने आंखें खोलकर नानी की तरफ देखा, वो मुझे ही देख रही थीं। मैं उठकर बैठ गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नानी का दाहिना हाथ मेरे गाल पर था। मैंने मायूसी से जवाब दिया, ऐसा अच्छा मेरे साथ ही क्यों होता है? नानी सोच में पड़ गईं। नानी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था, या उन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वो उठकर वहां से जाने लगीं। मैंने उन्हें हाथ से पकड़ लिया। वो बैठ गईं। थोड़ी देर हम दोनों में खामोशी रही, फिर नानी खुद ही मुझे तफसील बताने लगीं। ये मेरा फैसला था। तुम्हारा घर बसाने के लिए मैं कुलसूम का घर उजाड़ नहीं सकती थी। अगर आरफा और तनवीर का निकाह न करवाती तो शब्बीर कुलसूम को तलाक दे देता। नानी ने तवक्कुफ किया तो मैं जल्दी से बोल पड़ा, अब क्या गारंटी है कि शब्बीर कुलसूम बाजी को और तनवीर आरफा को तलाक नहीं देगा? नानी के होंठों पर संजीदा मुस्कुराहट उभरी और वो कहने लगीं, अब तो वो दोनों भाई तलाक का लफ्ज भी अपनी जुबान पर लाने से पहले 1000 बार सोचेंगे।
मैंने सवालिया नजरों से नानी को देखा। शब्बीर और तनवीर के प्लॉट हक मोहर में लिखवाए हैं मैंने। किस हक महर में? मैंने उजलत में पूछा। शबीर का प्लॉट कुलसूम के हक महर में और तनवीर का आरफा के। प्लॉट हक महर में लिखवाने से खुशी थोड़ी मिलती है। लाई लग मर्द ही बीवी के पीछे लगते हैं और ऐसे मर्दों पर ही तो बीवियां हुकूमत करती हैं। नानी के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी, मैं भी उबल पड़ा। मैं भी तो लाई लग ही हूं। आपने बचपन से मेरे दिमाग में ये बात डाली थी कि सानिया और तुम्हारी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। मैं सानिया से मोहब्बत करने लगा। फिर आपने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढ रखी है, अपनी बस्मा। और मैं बेवकूफ बस्मा पर दीवाना हो गया। बस्मा के निकाह के बाद आपने मुझे दिलासा देते हुए बताया आरफा भी बहुत अच्छी लड़की है और वो तुमसे मोहब्बत भी करती है। आपके मुंह से ये सुनकर मैं आरफा को भी चाहने लगा था। अब आप आरफा का निकाह तनवीर से करवाने के बाद मुझे फिर से नई उम्मीद दिला रही हैं। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बस नानी बस, अब मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। मैंने जज्बाती होकर नानी से बदतमीजी कर दी और खुद गुस्से से उठकर फिर से छत पर चला गया। नानी के घुटनों में दर्द रहता था और मुझे मालूम था कि वो छत पर नहीं आ सकती। अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम एना नॉवेल्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।